चलिए, आप सभी का एक बार संस्कार वैल्यू ऑफ एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार एक नई इंटरेस्टिंग क्लास के लिए शुरुआत करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वह टॉपिक है हिमांक में अवनमन। जैसा कि आप देख रहे हो हिमांक में अवनमन कि हिमांक में अवनमन क्या है। पहले हम पढ़ेंगे हिमांक क्या होता है, फिर अवनमन क्या है इस चीज में और किस प्रकार से अवनमन होता है। जिस प्रकार से अपने जो पिछले वाले वीडियो पढ़े थे उसी के आधार पर ग्राफ के द्वारा और परिभाषाओं के द्वारा इसको अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि शब्द आपका है हिमांक। क्या शब्द है? हिमांक शब्द है। तो हिमांक शब्द का मतलब यहां जमने से है, जमना, या यूं कहें कि जो भी आपका कोई द्रव्य है, द्रव्य किस में आ जाए, ठोस अवस्था में आ जाए, तो वह आपका क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। दूसरा जो शब्द है वह है अवनमन। शब्द क्या है? अवनमन। अवनमन का यदि अपन शाब्दिक अर्थ यहां पर लें तो इसका अर्थ आता है कमी। क्या आता है? कमी। मतलब कि जो उसका जमाव बिंदु है, हिमांक ठोस का द्रव्य में जमना, जिस बिंदु पर ये द्रव्य ठोस में जमेगा, या यूं कहें कि इसका जमाव बिंदु, क्या कहें? जमाव बिंदु। हिमांक का मतलब किससे? द्रव्य का ठोस में रूपांतरण, और ठोस जिस बिंदु पर जमता है वह बिंदु इसका क्या कहलाता है? हिमांक बिंदु कहलाता है। और इसके हिमांक में या जमाव बिंदु में जितनी जो कमी हो रही है वह इस किस रूप में जानी जाएगी? अवनमन के रूप में जानी जाती है। तो सीधे से तौर पर अपन इसको यूं देख सकते हैं कि कोई द्रव्य का जो जमाव बिंदु है उसमें कमी हो जाना, जमाव बिंदु में कमी जो होती है वह बिंदु क्या कहलाता है? हिमांक में अवनमन कहलाता है। अब ये कमी क्यों होती है, किस प्रकार से होती है, इस चीज को यहां पर अपन को क्लियर करना है कि जो हिमांक है वो अवनमन क्यों होता है। विलय और विलायक के आधार पर इसको पढ़ने वाले हैं कि कोई भी आपका जो विलायक है उस विलायक में आप कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? उसमें कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो उसके जमाव बिंदु में क्या अंतर आता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल अपन लेके देखें व्यवहारिक जीवन में और फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। आप फ्रीजर के अंदर मान लेते हो कि 1 लीटर पानी है वो आप फ्रीजर के अंदर रख देते हो जमने के लिए। 2 पात्र आपको लेने हैं, दोनों पात्रों में 1-1 लीटर जल लेना है। एक में प्योर जल है और दूसरे में आपको क्या करना है कि थोड़ा उसमें नमक डाल देना है। 2 पात्र लेने, एक में प्योर शुद्ध जल लेना और दूसरे में उसमें क्या डाल देना? थोड़ी नमक की मात्रा डाल देना। तो अब आप दोनों में एक निश्चित टाइम के बाद देखोगे तो देखने पर आपको यह अनुभव होगा कि जो नमक वाला जल था, नमक वाला जो जल था वो उसमें जल्दी जम जाता है बजाय शुद्ध जल के। तो इसी चीज को हम यहां पर आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कि मेरे पास एक कोई आपका क्या है? एक शुद्ध विलायक है। ठीक है, एक शुद्ध विलायक है, उसका इस पॉइंट पर वाष्प दाब है। यहां पर क्या है? ये एक पॉइंट है, यहां पर इसका है शुद्ध विलायक। ये क्या है? यहां पर शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक है। इसका ये वाष्प दाब है, वाष्प दाब है। अब इस वाष्प दाब का क्या करना है कि एक निश्चित बिंदु तक जमना है। जमने का मतलब है कि इसकी टेम्परेचर में कमी आती है। यहां देखिए कि किसी द्रव्य का हिमांक वह ताप है, किसी द्रव्य का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव्य तथा ठोस साम्य अवस्था में होते हैं। द्रव्य और ठोस, यानी जो द्रव्य था उसकी द्रव्य अवस्था और ठोस अवस्था दोनों में क्या होता है? एक साम्य स्थापित हो जाता है। तो यहां पर ये कोई शुद्ध विलायक, जैसे जल ले लिया, H2O ले लिया। ठीक है, तो इसका जमाव बिंदु
जमाव बिंदु का मतलब टेम्परेचर कम। ये मान लेते हैं इसका कोई एक जमाव बिंदु है यहां पर, तो जल है उसका जमाव बिंदु क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। जल का जमाव बिंदु क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहां पर इस बिंदु पर उसका जमाव बिंदु है, या यूं कहें उसका ये हिमांक बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट है। किसका है फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब टी एफ नोट के द्वारा इसको दर्शा दें, इसके द्वारा टी एफ नोट। इसका मतलब क्या हुआ, एफ का मतलब है फ्रीजिंग, हिमांक है, जमाव उसको क्या कहा जाता है फ्रीजिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहेंगे फ्रीजिंग, जमाव। ठीक है, तो ये जल था, उस जल का ये जो टेम्परेचर है वो किसका है फ्रीजिंग का है, या यूं कहें कि शुद्ध विलय का हिमांक बिंदु है। ये क्या है आपका, ये है शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु। अब इस द्रव्य के अंदर या इस जल के अंदर इसमें कुछ क्या मिला देते हैं, अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं। ये किसका है वाष्प दाब है, किसका शुद्ध जल का है। अब जो जल था उस जल में आपने क्या मिला दिया, मान लेते हैं नमक मिला दिया, तो नमक मिलाने से उसके वाष्प दाब में क्या आएगी कमी आएगी। वो वाष्प दाब मान लेते हैं कितना हो गया, इस पॉइंट पर हो गया, वाष्प दाब कहां पर हो गया इस पॉइंट पर आ गया। क्योंकि जब भी आपने किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है कमी आ जाती है। तो ये आपका ये वाला जो लाइन है, ये जो लेवल में बता रहा हूं वह है विलेन का वाष्प दाब। ये किसका है विलेन का वाष्प दाब, मतलब कि यहां पर आपने जल लिया था तो जल प्लस क्या है NaCl नमक, ये आपका क्या बन गया विलायक, सॉरी विलेन। तो विलेन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से देखो कम है। अब इसको इस बिंदु तक आना है, इसके जमाव बिंदु तक आना है, यहां तक आना है, यहां तक आना है। तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर आप क्या देख रहे हो कि इसका जो हिमांक इतना टेम्परेचर डाउन आ रहा था, अब इसका कितना आ रहा है यहां से यहां तक आ रहा है। ये जो बिंदु आता है वह क्या कहलाता है, इसका TF बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु कहलाएगा TF। TF का मतलब यहां पर है कि जो विलेन लिया विलेन का हिमांक बिंदु, TF का मतलब क्या है विलेन का हिमांक बिंदु, यानी यहां पर ले लो TF बराबर विलेन का हिमांक बिंदु। कि जो पहले इस टेम्परेचर पर यहां से यहां तक जो जमाव बिंदु हो रहा था, अब इसमें क्या आ गई, ये कमी आ गई। मतलब ये तो आपका था TF नोट और ये आपका क्या है TF है। मतलब कि जो विलेन का जो हिमांक है उस विलेन के हिमांक में क्या आ रही है कमी, यहां पर आ रही है, विलेन के हिमांक में कमी यहां पर आ रही है। मतलब ये कि TF का मान कम हो रहा है, TF का मान कम हो रहा है किसे TF नोट से, यानी शुद्ध विलायक से इसका टेम्परेचर जो हिमांक जमाव बिंदु है वो कम हो रहा है। यानी ये दोनों का बीच का ये अंतर जो आपका होगा, ये अंतर जो होगा तो इसको अपन क्या कहते हैं कि यहां पर तो कि TF से बड़ा है TF नोट। इसका मतलब क्या हुआ कि विलायक का हिमांक बिंदु बड़ा है विलेन के हिमांक बिंदु से। समझ में आई बात है कि विलायक का जो हिमांक बिंदु है उसका मान विलेन के हिमांक बिंदु से। ये आया किसके कारण, इसका कारण क्या हो गया कि यहां पर शुद्ध विलायक था, इसमें आपने क्या मिला दिया, कोई अवाष्पशील पदार्थ इसमें मिला दिया। तो अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से इसके जो वाष्प दाब है उसमें क्या आ गई, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी आ गई। तो इसमें इसका हिमांक बिंदु भी क्या हो गया कम हो गया।
वहां पर पिछले वाले वीडियो में याद करो, आपने याद किया था कि क्वथनांक जो होता है वो अवाष्पशील मिलाने पर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक में वृद्धि हो रही थी अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से उसके हिमांक बिंदु में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो ये जो कमी आ रही है, ये कमी क्या कहलाती है आपकी, ये कमी जो है वही हिमांक में अवनमन कहलाती है। मतलब कि जो आपका डेल्टा टी एफ बराबर अपन लें, तो डेल्टा जो टी एफ है वो किसके बराबर आएगा, वो टी एफ नोट माइनस टी एफ के बराबर आएगा। टी एफ नोट माइनस टी एफ मान के बराबर। टी एफ नोट क्या है, शुद्ध विलय का हिमांक बिंदु है, और टी एफ क्या है, विलयन का हिमांक बिंदु होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अपने क्वथनांक में किया था, अब इनके बीच का जो डेल्टा एफ है, इसका यहां पर संबंध किसके साथ है, किसी के पदार्थ की विलेय पदार्थ की मात्रा का जो संबंध अपन दर्शाते हैं, सांद्रताओं का संबंध दर्शाते हैं, वो एक सांद्रता के रूप में दर्शाया जाता है, वह है आपकी कौन सी, मोललता के रूप में। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि डेल्टा टी एफ, क्या कह सकता हूं कि डेल्टा टी एफ समानुपाती होता है किसके, स्मॉल एम के। स्मॉल एम यहां पर किसको दर्शा रहा है, मोललता को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, ये मोललता को दर्शा रहा है। क्वथनांक वाले में पढ़ा था आपने, ये चीज क्वथनांक वाले में पढ़ी थी, वहां पर क्या था आपका कि डेल्टा टीबी वो समानुपाती एम के था। वहां पर भी जो क्वथनांक बिंदु है, जो क्वथनांक बिंदु है वो किस पर निर्भर कर रहा था, विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रहा था। यहां पर भी वो इस संबंध इसमें आएगा कि जो हिमांक बिंदु है, जो हिमांक बिंदु है वह बिंदु भी उसकी विलेय पदार्थ की जो सांद्रता है, उसके अणु की संख्या है, उस पर निर्भर करता है। कि जितना आप ज्यादा उसमें विलेय पदार्थ मिलाओगे जो अवाष्पशील है, तो उतना ही उसका हिमांक बिंदु क्या होता जाएगा, क्या होता जाएगा, हिमांक बिंदु में क्या आएगी, कमी आएगी। मतलब ये दूसरे क्या होते हैं, ये समानुपाती होते हैं। तो डेल्टा टी एफ है वो मोललताओं के समानुपाती होता है। सांद्रताएं जितना अवाष्पशील अधिक मिलाओगे, हिमांक बिंदु के मान में उतनी ही क्या आती जाएगी, कमी आती जाती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो चलो अब इधर आओ, यहां पर आओ। देखो सबसे पहले हमने क्या कहा कि किसी द्रव्य का हिमांक बिंदु वह ताप है जिस पर द्रव्य तथा ठोस साम्य अवस्था में हो जाते हैं। कि जिसमें द्रव्य अवस्था और ठोस अवस्था वही क्या हो जाती है, साम्य। मतलब इसका सीधा सीधा यही है कि द्रव्य का किस में रूपांतरित होना, ठोस में रूपांतरित होना। द्रव्य का ठोस में रूपांतरित होना, जिस लेवल पर दोनों साम्य अवस्था में आ जाते हैं, ठोस और द्रव्य, तो वो क्या कहलाता है, उसका हिमांक कहलाता है। अथवा किसी द्रव्य का वह ताप, किसी द्रव्य का वह ताप जिस पर ठोस और द्रव्य दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर हो जाता है, उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये द्रव्य था, इसमें आपने क्या मिलाया है, विलेय ठोस मिलाया। हिमांक बिंदु इस बिंदु पर जमेगा, ये इस बिंदु पर जमेगा। तो जब ये ठोस अवस्था में आ गया तो यहां पर दोनों का क्या हो गया, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात एक विलयन का तभी हिमीकरण होता है। हिमीकरण का मतलब यहां जमाव से है। एक विलयन का हिमीकरण तभी होता है जब इसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ये लाइन देखो इंपॉर्टेंट आपकी, कि किसी का हिमीकरण कब होगा, किसी द्रव्य का हिमीकरण कब होगा, जब इसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठोस विलायक वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तब उसका क्या होगा, हिमीकरण होगा। आगे देखिए, जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलते हैं, ये आपका क्या था, विलायक था। इस विलायक में क्या घोला आपने, अवाष्पशील पदार्थ NaCl उदाहरण के तौर पर आपने लिया है।
घोलते हैं तो विलेन का वाष्प दाब, तो विलेन का वाष्प दाब, विलेन कौन सा आपका ये वाला है, देखो कि विलेन का वाष्प दाब, ये विलेन होगा, विलेन का वाष्प दाब विलय के वाष्प दाब से कम हो जाता है। ये आपका विलय का वाष्प दाब था यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि विलायक में घोलते हैं तो विलेन का वाष्प दाब विलय के वाष्प दाब से, अब इसका वाष्प दाब इतना ही हो गया, ये इसका पॉइंट वाष्प दाब का, इसका वाष्प दाब इतना हो गया, कम हो जाता है। अतः विलेन विलायक से कम ताप पर जम जाता है, अर्थात विलेन है वो विलायक, ये इतने टेम्परेचर पर जम रहा था, यहां से यहां तक आने में कि टेम्परेचर है, और ये इतने टेम्परेचर पर जम जाएगा, ठीक है, पर जम जाता है। हिमांक में कमी को हिमांक का अवनमन कहा जाता है। तो हिमांक बिंदु में क्या आ गई, इसकी कमी आ गई, जो पहले जिस टेम्परेचर पर जम रहा था अब क्या होगा, इतने कम टेम्परेचर पर जम जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई जो पदार्थ है पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम रहा था, ठीक है, अब हो सकता है कि 8 डिग्री पर जम जाए। जो विलायक था वो 10 डिग्री पर जम रहा था, अब विलेन किस पर जम गया, 8 डिग्री सेल्सियस पर जम गया, 8 डिग्री पर जम गया, तो इसके जमाव बिंदु में क्या आ गई, कमी आ गई। ये जो कमी आती है वो कमी क्या कहलाती है, हिमांक का अवनमन कहलाता है। समझ में आ गई बात, नोट करो ये चीज है। इसको अब किसके द्वारा करें, ग्राफ के द्वारा पढ़ते हैं। देखो चलिए अब इसको ग्राफ के पर लेते हैं। ये आपका है तापमान और यहां पर ले रहे हैं वाष्प दाब को, ठीक है। अब देखिए इसका हिमांक का जो ग्राफ बन रहा है वो किस प्रकार से बनेगा। क्वथनांक के लिए आपने एक वाष्प दाब की स्ट्रेट लाइन खींची थी, उसी प्रकार से यहां पर एक ठोस विलायक के लिए इस प्रकार से ये आपका क्या है, ठोस विलायक, यानी जो क्वथनांक में वाष्प दाब के लिए खींचा था ना आपके, एक स्ट्रेट लाइन यहां पर आ रही थी ऊपर, तो वो जो लाइन है वो यहां पर किस रूप में आ रही है, ठोस विलायक के रूप में, इस रूप में आएगी। पहली बात तो ये याद रखना। अब देखो यहां पर ये आपका है शुद्ध विलायक, क्या है, शुद्ध विलायक, जिसका हिमांक बिंदु TF नोट के रूप में है। द्रव्य विलायक है, उस विलायक के लिए आपका कोई जो बिंदु इसका है, ठीक है, वाष्प दाब बिंदु किस रूप में है, यहां पर इसका वाष्प दाब था, कहां पर है ये, यहां पर ये इसका पॉइंट है वाष्प दाब। अब इस शुद्ध विलायक को कहां तक आना है, इसके जमाव बिंदु तक आना है, हिमांक बिंदु तक आना है। तो हिमांक बिंदु आने के लिए इसको क्या आनी पड़ेगी, इसमें कमी आएगी। कमी जो आ रही है वो एक टेम्परेचर पर आके इसके साथ क्या हो जाती है, इस पॉइंट पर इसका क्या हो जाता है, जमाव बिंदु हो जाता है। यानी ये जो कमी आ रही है, इस कमी को यहां दर्शा रहे हैं कि शुद्ध विलायक था, उसका वाष्प दाब इस पॉइंट पर था, कहां पर था, इस पॉइंट पर था। ये क्या द्रव्य विलायक है, क्या लिख दें इसको, द्रव्य विलायक, द्रव्य विलायक है। यहां पर इसका वाष्प दाब इस टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब था ये, ठीक है, यानी इस टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब इतना था, ये वाला पॉइंट था। अब इसमें क्या आ रही है, टेम्परेचर में कमी आ रही है, टेम्परेचर में कमी आ रही है, और एक बिंदु पर क्या आ रहा है, वो हिमांक बिंदु में आ रहा है, यानी जमाव बिंदु पर आ रहा है। तो मान लिया कि इसका ये जो पॉइंट है वो क्या है, इसका जमाव बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है, इसका जमाव बिंदु है, जिसको अपन क्या कहते हैं, जमाव बिंदु इसका है, तो इसको क्या कहेंगे, ये जो जमाव बिंदु है ये आपका कौन सा बिंदु है, डेल्टा TF नोट का है, किसका है, डेल्टा TF नोट का है। यानी ये बिंदु, ये जो टेम्परेचर है ये इस विलायक का जमाव बिंदु है, ठीक है।
अब दूसरा, ये तो शुद्ध द्रव्य विलायक हो गया। अब आपके पास यहां पर क्या है, विलयन है, तो विलयन का वाष्प दाब यहां पर इस बिंदु पर है, मतलब इससे कम है। तो मान लिया कि इसका जो वाष्प दाब है ये कौन सा, ये वाला है, ये इसका क्या है, वाष्प दाब है, किसके लिए, विलयन का वाष्प दाब है। अब विलयन के वाष्प दाब को कहां पर आना है, जमाव बिंदु पर आना है, यानी ठोस विलायक जो ये अवस्था आ रही है इस ठोस के रूप में आना है, इसको द्रव्य था इसको ठोस रूप में आना है। तो इसमें क्या आएगी, इसमें क्या आ रही है कि इस प्रकार से जमाव बिंदु यानी टेम्परेचर कम होगा तब जमेगा। तो एक वो टेम्परेचर ये है जिसके ऊपर ये जम जाता है, कौन सा टेम्परेचर है, ये वाला बिंदु। इस बिंदु पर आते ही किस रूप में आ जाएगा, ठोस के रूप में आ जाएगा। तो यहां पर ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर किसको दर्शा रहा है, इसके TF को दर्शा रहा है, यानी इसका ये फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा आया, ये वाला आया। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, दोनों का ये जो अंतर आ रहा है, ये जो अंतर आ रहा है, ये अंतर किसको दर्शा रहा है, डेल्टा TF को दर्शा रहा है। मतलब यहां पर T डेल्टा दोनों का अंतर है, T टेम्परेचर है, F आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। F कौन सा है, फ्रीजिंग पॉइंट है। नोट अपन लगा रहे हैं, नोट का मतलब क्या है, शुद्ध विलायक है, यानी शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ये वाला टेम्परेचर था। जब आपने उसमें वाष्पशील विलेय मिला दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ गया, ये वाला बिंदु आ गया। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इसकी टेम्परेचर में क्या आ रही है, कमी आ रही है ना। ये किसके लिए है, विलयन के लिए है। ये ग्राफ किसके लिए है, विलयन के लिए। अब देखो ये जो टेम्परेचर था वो तो द्रव विलाय के लिए था, जमाव बिंदु का, इस बिंदु पर ये जमेगा द्रव पदार्थ। और विलयन जब आपने बना दिया तो किस बिंदु पर जम रहा है, इस बिंदु पर जम रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, TF बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं कि जो हिमांक में अवनमन है उसको दर्शा सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और आती है कि जो TF है, या यूं कहें कि यहां पर जो इसका जो मान आता है, ये इस मान की इकाई क्या होगी, यहां पर क्या बताया, डेल्टा TF समानुपाती m के रूप में है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये डेल्टा TF बराबर KF डॉट m। यहां पर KF क्या आ गया, हिमांक का अवनमन स्थिरांक है। KF यहां पर क्या है, हिमांक का अवनमन स्थिरांक, यानी लिख दो यहां पर KF बराबर क्या है, हिमांक का अवनमन स्थिरांक। KF क्या आएगा, हिमांक का अवनमन स्थिरांक आएगा। यानी जो डेल्टा F का मान है, डेल्टा F ये जो मान आया कौन सा, डेल्टा TF, वो किसके बराबर होगा, वो KF m के मान के बराबर होगा। KF किसको दर्शा रहा है, हिमांक में अवनमन, यानी ये जो कमी आई है हिमांक में, इसकी जो कमी आई है, जमाव बिंदु में जो कमी आई, यानी पहले इस टेम्परेचर पर जम रहा था, इस बिंदु पर जम रहा था, और अब कम, यानी इधर आएंगे तो टेम्परेचर में कमी आएगी ना, तापमान इधर आएंगे तो क्या आएगी, तापमान में कमी आएगी। समझ रहे हो चीज को, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये कितना होगा, ग्राफ पर लेंगे तो जैसे मान लिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। समझ रहे चीज को, जैसे ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वहां पर ये कितना 5 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले जो विलायक था किस पर जम रहा था, 20 डिग्री पर, उदाहरण के तौर पर 20 डिग्री पर जम रहा था। अब उसमें आपने क्या मिला दिया, विलयन ले लिया या अशुद्ध विलय मिला दिया। तो उस स्थिति में अब ये किस बिंदु पर जमने लग जाएगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पर वो जमाव हो जाता है। तो ये जो स्थिति है वो किसकी कहलाती है, हिमांक में अवनमन की कहलाती है। क्या कहलाएगी, हिमांक में अवनमन। क्लियर, चलो ग्राफ बनाओ ये, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पीछे तो अपन जो क्वथनांक पढ़ा था, उस क्वथनांक से संबंधित न्यूमेरिकल्स जो है आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं यहां पर पहले जो इनका संबंध होता है क्वथनांक और अवाष्पशील के अणुभार में,
उसको बताऊंगा और उसके बाद में इस पर आधारित एक दो न्यूमेरिकल है वो आपको करवाने वाला हूं। तो अगली हेडिंग डाल दिए, क्वथनांक उन्नयन व अवाष्पशील पदार्थ के अणु भार में संबंध। हेडिंग डालो, क्वथनांक उन्नयन व अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध। ये चीज क्या है, इसको आपको क्लियर करवाना है। ठीक है, तो देखो पीछे अपन पढ़ चुके हैं कि हम जानते हैं कि जो भी आपकी विलयन की मोललता होती है, देखो क्या लिखेंगे, विलयन की मोललता। मोललता अपन पहले पढ़ चुके हैं, विलयन की मोललता बता सकते हो क्या होगी? विलयन की मोललता क्या होगी कि WB इंटू 1000 बटा MB इंटू WA इंटू WA। ये अपने चीज इसमें पढ़ी थी कि विलयन की मोललता क्या होती है। तो यहां पर W क्या है, विलेय का भार है। लिखो यहां पर, यानी पहले से पढ़ चुके हैं पहले कि WB किसका भार है, विलेय का भार है। MB आपको क्या बताया था, विलेय का अणुभार था। किसका है, विलेय का अणुभार। और WA क्या थी, विलायक का ग्रामों में भार कितना है। WA बराबर यहां पर है विलायक का ग्रामों में भार। ठीक है, ये चीज थी। और साथ में अपने जो पढ़ा था कि आपका डेल्टा टीबी यहां पर देखो क्या, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन क्या था, डेल्टा टीबी था। डेल्टा टीबी को किस रूप में लिखा था, केबी डॉट एम के रूप में। केबी यहां पर क्या था, क्वथनांक उन्नयन का स्थिरांक था। पीछे वाला याद करो, उसमें था केबी बराबर क्वथनांक उन्नयन का स्थिरांक इनटू मोललता। ये मोललता थी। तो इसमें आपका अणुभार का संबंध देखें तो क्या बन जाता है कि डेल्टा टीबी बराबर क्या है, ये केबी। अब एम है तो एम का मान क्या है, एम मोललता होती है। एम क्या होती है, मोललता। तो क्या आ जाएगा, WB इंटू 1000 बटा MB इंटू WA। MB इंटू क्या आ गया, WA आ गया। अब आपको किस में संबंध दर्शाना कि जो विलेय पदार्थ है उसके अणुभार में क्या संबंध होता है। तो इसमें से अपन किसका मान निकाल लेंगे, MB का मान निकाल लेंगे। इस फार्मूले में किसका मान निकाल दें, MB का मान निकाल दो। तो MB बराबर आपका क्या आ जाएगा, MB क्या आ जाएगा, इसी से बना सकते हो ना फार्मूला, अणुभार का संबंध इसमें निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा कि KB अपॉन डेल्टा TB, KB अपॉन डेल्टा TB इंटू WB इंटू 1000 बट्टा क्या WA। ये जो संबंध है, ये संबंध किसको दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है ये संबंध, क्वथनांक उन्नयन व अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार। MB क्या लिखा मैंने, विलेय पदार्थ का अणुभार। MB क्या लिखा, देखो यहां पर विलेय पदार्थ का अणुभार। तो अणुभार में क्या संबंध होगा, KB अपॉन डेल्टा TB इंटू WB अपॉन 1000 बटा WA। इसमें आपको जो क्वेश्चन जब भी आएगा तो मात्राएं इसमें आपको दी हुई मिलेंगी, एक जो मान है उसको आपको क्या करना है, इसमें सोल्व करना होता है।
तो क्या संबंध होता है, दोबारा देख लो कि क्वथनांक उन्नयन है अवाष्पशील विलेय पदार्थ में के अणुभार में संबंध, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध। तो पीछे अपन ने क्या पढ़ा है कि विलयन की मोललता बराबर क्या होता है, WB अपॉन 1000 बटा MB इंटू WA। ये मान किस किस के मैंने वहां लिख रखे हैं। तो क्वथनांक उन्नयन क्या दर्शाता है ये भी जानते हैं अपन, पीछे वाली वीडियो में पढ़ा है कि डेल्टा TB बराबर क्या होता है KB डॉट M। M आपकी मोललता है, यहाँ पर KB किसको दर्शा रहा है, KB किसको दर्शा है, मोलल क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, KB किसको दर्शा रहा है, मोलल क्वथनांक, जो आपका है मोलल क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक, यानी KB किसको है, KB मोलल क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक, मोलल क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक ये इस रूप में दर्शाता है। तो m का मान रख दिया यहां से, इसमें से मोललता, यानी मोललता किसके द्वारा दर्शाते हैं, स्मॉल m के द्वारा दर्शाते हैं। मोललता क्या होती है, स्मॉल m बराबर ये होता है। तो m का मान आपने इनपुट कर दिया यहाँ पर, तो आपका अणुभार निकालना है, MB का मान निकाल लिया। अब इस फार्मूले से कोई सा भी आपसे मान निकलाए तो अपन इनका मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हिमांक में अवनमन तथा अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध, अणुभार में संबंध। अभी ऊपर वाला किस में किया था अपने, क्वथनांक में, और ये किसके लिए है, हिमांक के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही चीज है आपने अभी जो पढ़ा है, अभी जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, अभी जो हिमांक अवनमन में पढ़ा था वो क्या था, डेल्टा TF बराबर KF M पढ़ा था। ये हिमांक के संबंध होता है ना। KF क्या है आपका, अभी बताया थोड़ी देर पहले, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक बिंदु का अवनमन स्थिरांक है, हिमांक बिंदु का अवनमन स्थिरांक है। M यहाँ पर क्या होती है, उसकी मोललता होती है। M क्या होती है, मोललता। तो मोललता बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, सांद्रताएं जो विलयन की होगी उसको मोललता के रूप में दर्शाया जाता है। तो क्या कहेंगे कि विलयन की मोललता M, मोललता किसके द्वारा दर्शाते हैं, M के द्वारा। तो M बराबर क्या होता है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये किसका संबंध है, विलेय और विलायक पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, यानी विलेय का भार और विलायक पदार्थ की ग्रामों में जो मात्रा, उसका ये संबंध होता है। तो अपने ये जो फार्मूला आपने लिखा यहां पर, ये क्या है, डेल्टा TF अपॉन KF। अब M है तो M का मोललता का ये संबंध है, तो वो यहां लिख दो, कितना आ गया, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए कि विलेय पदार्थ के अणुभार का संबंध दर्शाओ, विलेय पदार्थ का अणुभार। तो विलेय पदार्थ का अणुभार किस रूप में आता है, वो आपका किस रूप में आएगा, किस रूप में आएगा, वो MB के रूप में आएगा, विलेय पदार्थ का अणुभार। तो क्या लिखेंगे, MB। तो MB बराबर क्या आ गया, MB बराबर देखो इसी फार्मूले से बनाना अपन को, यानी KF अपॉन डेल्टा TF इंटू WB इंटू कितना, 1000 अपॉन WA। ये किसके संबंध हो गया, ये वाला संबंध हो गया। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपको यही संबंध पूछे, और दूसरे का मान भी इसमें ज्ञात करवा सकता है, WA का मान ज्ञात करवा सकता है, KF का मान ज्ञात करवा सकता है, डेल्टा TF का मान ज्ञात करवा सकता है। तो प्रत्येक ये जो बिंदु है, पॉइंट है, उनका एक तो अर्थ आपको ध्यान में रखना कि इसका मीन्स क्या होता है। जैसे KF है, उसका मीन्स क्या है, एक पर्सन आपको दे रखा है, उसमें KF क्या है, कहां पर है, डेल्टा TF कहां पर है, डेल्टा TF कहां पर है, MB कहां पर है, WA कहां पर है, MB कहां पर है।
ये जो मान है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। तो इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है वो भी आपसे करवाए जा सकते हैं। अब इसको दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, WA का मान भी इसमें ज्ञात करवाया जा सकता है, WB का मान भी इसमें ज्ञात करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका हिमांकन अवनमन अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें अपन जो पढ़ने वाले हैं वो प्रासरण दाब के बारे में, कि प्रासरण दाब क्या है उससे संबंधित, यानी अपने अणुभार के जो 4 पॉइंट लिए थे उसमें से 3 पॉइंट क्लियर कर दिए। कौन सा? एक अवाष्पशील पदार्थ का अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा हिमांक में अवनमन। चौथा जो गुण धर्म है वह कौन सा रह गया है? प्रासरण दाब का। तो इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जितना आपको बताया है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट्स करके बता देना, आपकी समस्या का जरूर समाधान होगा। आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।